Hello friends, good afternoon to all. Welcome to all in my YouTube channel शुभम जैन ABC एग्जाम प्रेप। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपका इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पे हम बात करते हैं प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, जिसको हम दो वर्ड में सम अप कर लेते हैं सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो उसके लिए प्लानिंग्स की जाती हैं। तो इंडिया में प्लानिंग्स, पहले प्लानिंग का मतलब क्या होता है, इंडिया के लिए प्लानिंग का मतलब क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एंड उसके रिगार्डिंग जो हमारा हिस्ट्री रहा है, कैसे स्टार्ट किया, ठीक है, और कैसे उसमें चेंजेस आई, उसके बारे में बात करेंगे। बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों के लिए, तो उनके लिए ये टॉपिक उनके 6th सेमेस्टर में सेक्शन ए का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जिनके पास है उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। वेरियस एग्जामिनेशंस की बात करें, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की बात करते हो लाइक पंजाब में या फिर और कोई भी एग्जाम्स है, तो उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्लानिंग को लेके, हम वो भी बात करेंगे, लेकिन हम इसको डिटेल्ड स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जो ये वीडियो रहेगा हमारा 2 पार्ट में रहेगा। फर्स्ट पार्ट हम आज कवर करेंगे, उसके बाद जो प्लानिंग मशीनरी की बात आती है तो उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ बॉडीज इन्वॉल्व होती हैं, उनके बारे में डिटेल्ड जो वीडियो रहेगी, उनका स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनका प्रोसेस जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि अभी इंडिया जो हम प्लान्स पढ़ेंगे, अभी इंडिया में टोटल 12 5-year प्लान्स बन चुके हैं। बस वो लास्ट था 2017 में लगा था, उसके बाद चेंजेस आ चुके हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने स्लाइड्स को अपने नोट्स की मैंने जो नोट्स बना रखे हैं उसकी पिक्स को इंसर्ट किया है यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे विजिबिलिटी या क्लैरिटी में दिक्कत है तो हम क्या कर सकते हैं कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोट्स का जो है PDF लिंक अटैच कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेजरली आप क्या करिए, आप समझने का काम करिए, ठीक है। नोट्स फॉर्म में मैं इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको लिख के दे दूँ या फिर आपको यहाँ पे डायग्राम्स वगैरह जो है मतलब कि इंसर्ट करके दे दूँ, तो उसमें क्या होएगा कि आपको बाद में ये समझ नहीं आता कि कौन सी चीज़ को कैसे लिखना होता है। तो नोट्स फॉर्म में आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है, चीज़ों को कोरिलेट करना। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग। देखिए, प्लानिंग के बारे में अगर हम बात करें तो जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में बात करते हो या बेसिक बात करते हो, जब पोस्ट को एक टर्म पढ़ते थे, ठीक है, तो वहाँ पे हम बात करते हैं कि प्लानिंग का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हो, ठीक है, एक्शन जब आप करना चाहते हो किसी चीज़ को लेके, तो उसके रिगार्डिंग पहले कुछ प्रोग्राम सेट किए जाते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हैं कि नहीं है, उन रिसोर्सेज को हमें कैसे यूज़ करना है, ठीक है, रिसोर्सेज कहाँ से लेके आने हैं, ठीक है, हमारे गोल्स क्या क्या होंगे, कैसे कैसे वो अचीव किए जाएंगे। तो ये आपकी प्लानिंग है। तो प्लानिंग इज़ प्रोग्रामिंग फॉर एक्शन। एक्शन के लिए जो भी आप प्रोग्राम्स बनाओगे, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में उनको तोड़ना फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जो ये आपका पर्टिकुलर पीरियड के लिए की जाती है टू अचीव द सर्टेन क्या प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल गोल्स। कुछ डेवलपमेंटल गोल्स, प्रोग्रेसिव मतलब आगे बढ़ना है, ठीक है, हमें पीछे तो जाना नहीं है, तो कुछ गोल्स अचीव करने होते हैं। वो गोल्स अगर हम बात करें तो उसको 2 टर्म में ही सम अप कर लेते हैं हम, जिसको बोलते हैं सोशियो एंड इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। 21st सेंचुरी में हम मेजरली प्लानिंग की जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। सामाजिक स्तर पे लोगों का डेवलपमेंट एंड आर्थिक तौर पे जो हमारी जो प्रोग्रेशन है वो होनी चाहिए, ठीक है, हमारी आमदनी बढ़नी चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं प्लानिंग में। तो इसका कंसेप्ट जो है, सबसे पहले सोवियत कंट्री जो है, जिसको हम आज रशिया बोलते हैं, सोवियत यूनाइटेड संघ था ये एक, तो उसने स्टार्ट किया था एक्सपेरिमेंट 1928 में, और वहाँ से ये 2/3 ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सारी कंट्रीज ने अपनाया और उन्होंने अपने सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को डेवलप किया, ठीक है। तो वहाँ से बहुत सारी कंट्रीज ने अगर बोरो किया तो इंडिया ने भी वहीं से लिया, ठीक है। प्लानिंग जो है वो आपका प्री रिक्विजिट है फॉर द बैलेंस्ड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज।
डेवलपिंग कंट्रीज़ में, चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं चाहे वो अथॉरिटेरियन कंट्रीज़ हैं, दोनों कंट्रीज़ के लिए आपका क्या है, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? प्लानिंग जो है आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट, देखिए आपको जो आज के वर्ड्स हैं वो इंक्लूड करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट किस तरह से अपना ऑब्जेक्टिव्स चेंज कर रही हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ वर्ड्स टर्म्स जो है वो न्यूज़ में रहती हैं, यहाँ पे आपको करंट चीज़ें पता होनी चाहिए। घिसी-पिटी बुक्स जो आपकी बहुत पुरानी लिखी जा चुकी हैं, सिर्फ उनके ऊपर रिलाई रहना अच्छी बात नहीं है। न्यूज़पेपर की समझ आपको होनी चाहिए अगर आप वाकई में अच्छी चीज़ें पढ़ रहे हो, ठीक है। ऐसे पुरानी बुक्स में से 3-4 पेजेस पढ़ के वही चीज़ें रिपीटेड लिखते रहो, उसका कोई मतलब नहीं। जैसे मैं आपको बात करूं कि आपके सिलेबस में यहाँ पे मशीनरी में जब दिया हुआ तो नीति आयोग के साथ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल दे दिया, जबकि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का तो अभी काम ही खत्म हो चुका है। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि अभी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल रिडंडेंट हो चुकी है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। वो चीज़ें आपके सिलेबस में डाल रखी हैं, तो मेरे को समझ नहीं आता जो ये सिलेबस बनाने वाले हैं इतनी सैलरीज ले रहे हैं, 1-1.5 लाख रुपये डिपार्टमेंट में बैठ के कर क्या रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पे कुछ बोलेंगे नहीं, हम अपने टॉपिक्स को देखेंगे, उसी हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट की, ठीक है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब ये है कि समाज के जो वर्ग, ठीक है, जो लोग पिछड़े हुए हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, ठीक है, उनको भी गवर्नमेंट कैसे आगे लेके आए उसके बारे में भी प्लानिंग की जाती है। अभी इंडिया में जो है वहाँ पे पहले क्या होता था कि हमारी जो प्लानिंग होती थी, हम आगे बात करेंगे कि इम्पेरेटिव प्लानिंग होती थी, इंडिकेटिव प्लानिंग होती थी, कैसे होती थी, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी ये समझ लीजिए अगर आपको बैलेंस ग्रोथ करनी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि समाज के कुछ लोग रिचर होते चले जा रहे हैं, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। देश के कुछ पार्ट जो है ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, गुजरात की बात करें, दूसरे पार्ट में बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, वो आपके क्या है ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बैलेंस ग्रोथ जो है आपकी सभी रीजनल एरियाज़ की, सभी सेक्टर्स के सभी लोगों की होनी चाहिए। इसके लिए प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। अब अगर नहीं हो रही तो दैट मीन्स आपके प्लानिंग में गड़बड़ है, ठीक है, प्लानिंग अच्छी नहीं कर रहे हो, तो प्लानिंग का मतलब आपको पहले क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें आज के टाइम के ऊपर, वैसे तो लिबरलाइजेशन का दौर है, मार्केटाइजेशन का दौर है, मतलब कि मिनिमम गवर्नमेंट का टाइम है, मैक्सिमम गवर्नेंस का टाइम है, ठीक है। मतलब कि गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस कम से कम करनी चाहिए, जबकि सपोर्ट ज़्यादा करनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर को, लिबरलाइज कर देना चाहिए, ठीक है। लोग जो हैं मार्केट के हिसाब से काम करें। लेकिन ये चीज़ें तो ठीक है, लेकिन जब हम इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं जहाँ पे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जहाँ पे रिच एंड पुअर का डिवाइड बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट सभी लोगों को इम्प्रूव करने के लिए क्या करेगी, इंटरफेरेंस कुछ ना कुछ तो करेगी। तो इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए लिबरलाइजेशन के साथ प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग तो आपको करना ही पड़ेगा, आप कंप्लीटली इसको प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर छोड़ नहीं सकते। अगर आप रिसेंटली एक रिपोर्ट की बात करें, ऑक्सफैम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये रिपोर्ट दे रही है कि इंडिया का जो मतलब कि 40% ऑफ द वेल्थ जो है, ठीक है, वो आपका रिचेस्ट 1% लोगों के पास है, ठीक है। मतलब कि क्या है कि जो मतलब कि 10-15 रिचर लोग हैं, जिसमें हम बोल देते हैं अंबानीज, टाटाज, अडानीज, ठीक है, तो ज़्यादातर जो पैसा है इंडिया का वो इन्हीं लोगों के पास है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि रिच होता चला जा रहा है, पुअर होता चला जा रहा है। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए, यूथ की बात करें तो वो अनएम्प्लॉयबल है, ठीक है, तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग की अगर बात करें तो मेजरली 2 टर्म प्लानिंग के लिए यूज़ की जाती हैं, एक इंडिकेटिव प्लानिंग, एक इम्पेरेटिव प्लानिंग। वैसे तो बहुत सारे टाइप की प्लानिंग हो सकती है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट और लॉन्ग तो आपको अंडरस्टूड है, शॉर्ट मीन शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। बुक्स में इन चीज़ों को लिख रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है, उसका क्या ही मतलब है, ठीक है। जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो आपको पता नहीं है, इंडिकेटिव प्लानिंग एंड इम्पेरेटिव प्लानिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं किसी बुक का नेम लेना नहीं चाहता। तो मेजरली आपको 2 टर्म्स पता होनी चाहिए, इंडिकेटिव प्लानिंग और इम्पेरेटिव प्लानिंग के बारे में। बाकी आप जितनी मर्जी प्लानिंग लिखते रहो, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, सोशल प्लानिंग क्या होती है, ठीक है। तो इंडिकेटिव प्लानिंग का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जो है एक तरह का फैसिलिटेटर के तौर पे काम करती है, प्रमोटर के तौर पे काम करती है, ठीक है, पार्टनर के तौर पे काम करती है, नॉट एज अ रेगुलेटर, डायरेक्टर। गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो बहुत कम है, अगर है भी तो कुछ लिमिटेड सेक्टर्स में वो काम करती है। अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी की जब बात आती है तो गवर्नमेंट का वहाँ पे इंटरफेरेंस है। एटॉमिक एनर्जी की बात आती है तो वहाँ पे इंटरफेरेंस है।
बाकी जितने एरियाज है वहाँ पे गवर्नमेंट को डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं करती, वो मार्केट के हिसाब से चलें, उसके लिए गवर्नमेंट उनको पूरी आज़ादी देती है, ठीक है, लेकिन सपोर्ट करती है, ठीक है, कि वो चीज़ें ग्रो करें। इंडिकेटिव प्लानिंग इसी को बोलते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ में फॉलो की जाती है इस तरह की प्लानिंग। एक्सपेक्टेड, ठीक है, इंडिकेट किया जाता है कि हम आने वाले 10-15 सालों में ये चीज़ चाहते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटिव प्लानिंग, ठीक है। परसुएडर के तौर पे काम करती है, मतलब कि प्राइवेट जो लोग हैं वो काम करें उस डायरेक्शन में, उसके लिए वो क्या करेगी, उनको सपोर्ट करेगी, ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगी वो। लेकिन इम्पेरेटिव प्लानिंग का मतलब होता है कि गवर्नमेंट हर सेक्टर में इंटरफेयर करती है, रेगुलेटर के तौर पे काम करती है, लिख के देती है कि यही चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है, जो ज़्यादातर आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखने को मिलती है। लेकिन इंडिया में जो ये इम्पेरेटिव प्लानिंग है वो इंडिकेटिव प्लानिंग में चेंज हो गई आफ्टर द 9th 5 ईयर प्लान। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो होप सो आपको प्लानिंग जो है वो क्या होती है वो चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। कितने टाइप का प्लानिंग होता है, क्यों करना चाहिए, वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो 9th 5 ईयर प्लान से इंडिया का जो स्ट्रेटेजी है वो इम्पेरेटिव टू इंडिकेटिव हो चुके हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। हम प्लानिंग करते ही क्यों है, हमारे प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स में, यहाँ पे मैंने 8 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो जब आप ऑब्जेक्टिव किसी भी चीज़ का लिखते हो तो आपको 3 चीज़ें ध्यान में आनी चाहिए, ठीक है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, ठीक है। तो प्लानिंग जो है उसमें ये 3 चीज़ें जब आप इंक्लूड कर लोगे तो आपको धीरे धीरे अपने आप पॉइंट्स जो दिमाग में आते चले जाएंगे कि प्लानिंग हम मल्टी फेसेटेड डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। मल्टी फेसेटेड डेवलपमेंट में हमारा सबसे पहला पॉइंट ये रहता है कि नेशनल इनकम, जीडीपी जो है वो ग्रोथ करनी चाहिए आपकी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि जीडीपी अगर आपकी ग्रो करेगी उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट जो है वो कितने लोगों को क्या कर सकती है, काम दे सकती है, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो आपकी आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी तो आपका जो सोशल स्टेटस है वो इंक्रीज करेगा। तो सबसे मेन जो गवर्नमेंट का प्लानिंग में रहता है, एक जो पॉइंट रखती है कि वो आपका जीडीपी ग्रोथ होनी चाहिए। इसलिए अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने अपने जितने भी 5 ईयर प्लान्स लेके आई वो 1951 के बाद, उसमें एक ग्रोथ टारगेट रखा कि हम इतनी ग्रोथ टारगेट को अचीव करना चाहेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट कि नेशनल इनकम बढ़े। अब नेशनल इनकम क्यों बढ़नी चाहिए, ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया, उसी से आपको जॉब मिलेगी, ठीक है, क्योंकि काम होएगा, फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन होएगी तो आपको जॉब देगा ना कोई पर्सन। उसके बाद है कि एक्सेलरेटिंग दी प्लान्ड रेट ऑफ द इन्वेस्टमेंट टू इनहांस दी proportion of the actual investment to the national income। अब कहने का मतलब ये है कि नेशनल इनकम हमने एक टारगेट रखा है वो बढ़नी चाहिए। तो नेशनल इनकम टारगेट बढ़ेगी कैसे, जब यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करेंगे और प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करेंगे और बहुत कुछ चीज़ें लगाएंगे, तो उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि सेविंग्स जो हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हों, चाहे आपकी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की बात है, चाहे आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात है, तो गवर्नमेंट इस चीज़ को इंश्योर करेगी, ठीक है। उसके बाद ये कि मिटिगेटिंग द इनइक्वालिटी ऑफ द इनकम एंड वेल्थ एंड कंटेनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ इन सम पीपल, मतलब कुछ लोगों के हाथों में ही सारा पैसा ना रह जाए, ठीक है। बैलेंस ग्रोथ की बात करते हैं, इनइक्वालिटीज़ को दूर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि एक वर्ड में अगर आप इसको सम अप कर लो तो सोशल जस्टिस, ठीक है, सोशल जस्टिस की बात आती है यहाँ पे। समाज के जो पिछड़े हुए लोग हैं अगर उनके हाथों में पैसा आएगा तभी तो उनका सोशल स्टेटस जो है आपका इम्प्रूव करेगा, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज़ इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से दूर करनी, ठीक है, इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से दूर हो जाएंगी तो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने आप दूर हो जाएंगे, ठीक है। इंक्रीजिंग द क्वांटम ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ द मैन पावर। अभी हम बात कर रहे हैं कि दुनिया का हम सबसे बड़ा ऐसा एक कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, और वो ऐसी पॉपुलेशन है जो आपकी यूथ है, यूथ पावर है, ठीक है। तो उस यूथ की पावर को यूज़ करना, उसको यूटिलाइज करना अच्छे तरीके से, ठीक है, उनको एम्प्लॉयबल बनाना, तो उसके लिए गवर्नमेंट प्लान करेगी। अगर वो यूथ एम्प्लॉयबल नहीं होएगा तो कहीं ना कहीं कंट्री के ऊपर क्या है वो एक प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है। तो डिविडेंड जो है उसका बेनिफिट लेना, ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपना काम करती है, ठीक है।
उसके बाद जैसे अगर हम बात करें कि बजट में स्पेशली अगर हम 7 प्रिंसिपल्स की बात करें कि हमारे बजट में सप्तऋषि का कॉन्सेप्ट रखा गया है, उसमें इस बार 2023-24 में युवा को अमृत पीढ़ी कह के बुलाया गया है। ठीक है, अब ये उसमें क्या करेंगे, युवा के लिए, यूथ के लिए जॉब्स देंगे नहीं देंगे, या सिर्फ नेम रख के उनको एक बहलाने फुसलाने वाली बात है, वो गवर्नमेंट की प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आने वाले टाइम में क्या करेगी। ठीक है, मेनली यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। काम मिलता भी है तो 8-10 हज़ार में काम मिलता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से यूथ काम ही नहीं करना चाहता। ठीक है, वो अनएम्प्लॉयबल ही रहना ज़्यादा पसंद करता है। यहाँ पे आगे बात करते हैं प्रमोटिंग द डेवलपमेंट इन द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड अदर सेक्टर्स एंड स्ट्राइविंग टू अचीव द सेल्फ रिलायंस। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक मेन पॉइंट ये भी है कि आपको एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारा इंडिया ऐसा है कि जहाँ पे 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन आपकी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, जब तक आप उनको सपोर्ट नहीं करोगे, इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट नहीं करोगे, तब तक आपकी मार्केट रन नहीं कर सकती, क्योंकि उनके अगर हाथों में पैसा नहीं आएगा, परचेजिंग पावर उनकी बढ़ेगी नहीं, तो वो कैसे मार्केट में जाके सामान खरीदेंगे, तो कैसे वहाँ पे डिमांड क्रिएट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर को भी इम्प्रूव करना, इंडस्ट्रीज़ को भी इम्प्रूव करना, अदर जितने भी सेक्टर्स हैं, सेक्टोरल ग्रोथ जो होती है उसको भी देखना। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट बात ही करती है डबलिंग दी फार्मर इनकम्स, ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं करंट में जो चल रहा है उसके साथ रिलेट की जाती हैं। सिंपल पढ़ के बुक्स में से 4 लाइनें लिख दो तो आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, उसके बाद आती है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ दी वेरियस सेक्टर्स। अभी हम बात करते हैं कि हम एग्रीकल्चर को अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा और उनकी जो आउटपुट है उसका बेनिफिट इंप्रूव करना पड़ेगा। तो हमें उसका मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा सेक्टर को, सो दैट कि वहाँ पे लेबर कम यूज़ हो। ठीक है, उनका खर्चा कम हो। ठीक है, और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलें। कोल्ड स्टोरेजेस आपको बनाने पड़ेंगे, नई आपको मैकेनाइजेशन करना पड़ेगा चीज़ों का। ठीक है, सीड्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, अच्छी वैरायटी के सीड्स आएँ। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की बात आते हैं, हम बात कर रहे थे कि DMH11 जो है आपका मस्टर्ड की नई क्रॉप आएगी, वो उसमें बीमारियां नहीं होंगी। तो ये क्या है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द सेक्टर्स है। इंडस्ट्री की भी बात करें, वहाँ पे भी मॉडर्नाइजेशन होएगी। ठीक है, तो प्लानिंग के अंडर किया जाता है। ठीक है, सो दैट कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में हम एक पर्टिकुलर चीज़ को अचीव कर सकें। उसके बाद होता है आपका स्पीडिंग अप दी डेवलपमेंट ऑफ दी रिलेट बैकवर्ड रीजन्स। ठीक है, जो मान लो मैंने आपको पहले बताया कि प्लानिंग का मतलब ये होता है कि आपको रीजनल जो है इनइक्वालिटीज, मान लो बिहार और गुजरात दोनों चीज़ों को कंपेयर करें तो ऐसा नहीं है कि एक पार्ट जो है देश का वो ग्रो कर रहा है, दूसरा पार्ट जो है वो आपका क्या हो रहा है कि उसमें लोगों को परेशानियां हो रही हैं, इनकम भी नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, रीजनल बैलेंस्ड ग्रोथ की जाती है, रीजनल डेवलपमेंट। बात करें हम झारखंड वगैरह एरिया से कोयला वगैरह निकालते हैं, वो पूरे कंट्री में जा रहा है। ठीक है, पंजाब में जा रहा है, गुजरात में जा रहा है, वहाँ पे लोग उस कोयले का यूज़ करके उनको बिजली मिलती है, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो रहने वाले एक्चुअल लोग हैं उनको उनका बेनिफिट मिल नहीं रहा, जबकि वहाँ से मिनरल्स निकलते हैं। तो ऐसी जो है वो आपकी इम्बैलेंस ग्रोथ होनी नहीं चाहिए। ठीक है, रीजनल डेवलपमेंट आपका इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है प्लानिंग में। फिर होता है आपका रिड्यूसिंग इन द प्रोग्रेसिव मैनर इंसिडेंस ऑफ द पॉवर्टी। सबसे बड़ा जो प्लानिंग का ये रहता है कि आपको गरीबी कम करनी है। ठीक है, लोगों को मिनिमम बेसिक नीड्स जो हैं उनकी उसके हिसाब से वो फुलफिल होती रहें। यहाँ पे गवर्नमेंट बात करती है कि काफ़ी सारी स्कीम्स की बात करें, जल शक्ति मिनिस्ट्री बनाई उन्होंने। ठीक है, सो दैट कि उनको पानी की प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, काफ़ी सारे अभियान चलाए हुए हैं, उज्ज्वला स्कीम चलाई हुई है। तो ये सारे क्या हैं, आपका पॉवर्टी को दूर करने के लिए भी कुछ प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन, ये हम पहले चलो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो सब लास्ट में आपको 2 वर्ड ध्यान में रखने हैं जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि इंडिया की प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जब हम बात करते हैं बैलेंस ग्रोथ की, ठीक है, सोशल जस्टिस की, इकोनॉमिक जस्टिस की, तो सबका साथ सबका विकास जो यहाँ पे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया एक टर्म है,
तो ये आपको पता होना चाहिए। आप ऑब्जेक्टिव में लिखोगे सबका साथ सबका विकास हमारी इंडियन प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव है। फिर हम बात करेंगे कि आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, सेल्फ रिलायंस, ठीक है, हम अपने आप से इतने सक्षम हो जाएं कि इंडिया की ज़रूरतों को पूरा कर सकें और हम वर्ल्ड की ज़रूरतों को भी पूरा कर सकें। ऐसा नहीं है कि सेल्फ रिलायंट का मतलब ये नहीं कि हम क्लोज्ड इकोनॉमी बनना चाहते हैं दोबारा, कि हम वर्ल्ड से कुछ मंगाना नहीं चाहते हैं, वहाँ से कुछ भेजना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब हम अपनी ज़रूरतें तो पूरी करें ही करें और दुनिया की जो ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा करने में हम सक्षम हों। तो दो वर्ड्स, दो जो ये आपकी टर्म्स हैं आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स जो हैं हमारी प्लानिंग्स में आती हैं, उसका रीज़न ये है कि जो आपके ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि कन्फ्लिक्टिंग एग्जिस्टिंग बिटवीन द गोल्स ऑफ द कर्बिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, एंड इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि गवर्नमेंट दो चीज़ों में यहाँ पे संभाल नहीं पा रही है। मैंने क्या बोला कि अगर आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी तो आपका सोशो इकोनॉमिक जस्टिस ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट देने के लिए गवर्नमेंट को क्या करनी पड़ेगी, मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, पैसा इन्फ्यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन पहले से ऑलरेडी आपकी इन्फ्लेशन चल रही है तो इन्फ्लेशन आपकी और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे एक कर्व की बात आती है जिसको बोलते हैं फिलिप कर्व। यहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझा नहीं सकता, मेरा इन्फ्लेशन के ऊपर एक वीडियो बना हुआ है, आप उसको अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है, वहाँ जाके देख सकते हो, तब आपको समझ हो जाएगा कि दोनों चीज़ों को मैनेज करना कितना मुश्किल है। और इसी वजह से प्लानिंग एक आर्ट है, कोई यहाँ पे साइंटिफिक रूल्स नहीं चलते, ठीक है। मान लो जब हम कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात पढ़ रहे थे, हमने वहाँ पे पार्ट 1 कवर किया था, मैंने आपको वहाँ पे ये बताया था कि ऐसा नहीं है कि यूएसए की सेम पॉलिसीज़ को उठा के आप इंडिया में डाल दो, ऐसा नहीं है। इंडिया की अपनी कंडीशंस हैं, यूएसए की अपनी कंडीशंस हैं, ठीक है। तो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको यही बताता है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशंस करना, प्लानिंग करना, वो आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वहाँ की पॉलिटी, काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होता है, वहाँ की इकोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट करता है। तो इसीलिए ये क्या है, प्लानिंग एक आपका आर्ट है, ये कोई साइंटिफिक चीज़ नहीं है। कुछ चीज़ें साइंटिफिक होती हैं लेकिन उसके बाद ये कम्प्लीटली आर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। फीचर्स की बात करें, इंडिया की प्लानिंग के कुछ फीचर्स हैं। 1991 में इंडिया की प्लानिंग में चेंज आया। मैंने आपको पहले ही बोला है 8th 5 ईयर प्लान, जिसकी हम बात करते हैं कि वहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को चेंज करके प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन कर दिया गया था, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन भी कर दिया गया था, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि बिफोर लिबरलाइजेशन 1991, जहाँ पे मैं बात कर रहा था कि इंडिया अभी इंडिकेटिव प्लानिंग की तरफ शिफ्ट कर गया था। 9th 5 ईयर प्लान में 8th में चेंजेस होनी स्टार्ट हो गई थी। तो उसके पहले क्या था, उसके पहले कॉम्प्रिहेंसिव थी इंडिया की प्लानिंग, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी, मतलब गवर्नमेंट सभी सेक्टर्स के ऊपर ध्यान देती थी। लेकिन 1991 के बाद ऐसा होना छोड़ दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ जो सेक्टर्स हैं प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन किए, ठीक है, वो मार्केट के बिहाफ पे चलते थे, गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर करती नहीं है, ठीक है। पहले क्या होता था, डेमोक्रेटिक इन नेचर, ब्यूरोक्रेटाइज, मेनली क्या होता था कि वो उसको प्लानिंग को ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता था। लाइसेंसिंग राज की बात करते हैं, ज़्यादा रेगुलेटरी इन नेचर था, ठीक है। पब्लिक सेक्टर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, रेगुलेटरी इन नेचर होती थी, ठीक है। दो चीज़ें वहाँ पे हम बात करें, लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज की प्लानिंग्स की जाती थी, वो तो अभी होती ही है, ठीक है। बजट्स जो होते हैं वो आपकी शॉर्ट प्लानिंग का पार्ट होते हैं, क्योंकि इसमें हम एनुअली क्या करते हैं, एक फुल, जब जैसे मान लो 5 ईयर का प्लान है तो उसको अचीव करने के लिए हम एनुअल प्लान लेके आते हैं, जिसको हम बजट बोलते हैं, ठीक है। इंडिया में अगर बात करें कि प्लानिंग का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्लानिंग के बारे में मेंशन कर रखा है? यस, कॉन्स्टिट्यूशन में 2 वर्ड्स मेंशन किए हुए हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, ठीक है। एज अ कंकरेंट लेजिस्लेचर, मतलब दोनों का ही काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी काम है, स्टेट गवर्नमेंट का भी काम है, वो करे। एंट्री है यहाँ पे, एंट्री नंबर 20, लिस्ट नंबर 3, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कॉन्करेंट लिस्ट में आती है आपकी प्लानिंग, ठीक है। 2 बॉडीज इंडिया गवर्नमेंट ने बना रखी हैं, एक आपका प्लानिंग कमीशन जिसको चेंज करके नीति आयोग बना दिया गया है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अभी भी है लेकिन ये रिडंडेंट हो चुका है एक तरह का बॉडी, ठीक है। इसके बाद दोनों बॉडीज के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं कवर करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। दोनों ही बॉडी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जिनको बाद में क्रिएट किया गया था, ठीक है।
क्वेश्चंस बहुत सारे उठते हैं कि क्या इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करें तो एक कमेटी जेडी सेठी थी, वो क्या थे, प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे। उन्होंने ये बोला था कि प्लानिंग कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना नहीं चाहिए। अगर आप दे दोगे तो जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, स्पेशली हम फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं, तो फिर क्या होएगा कि ये बॉडी क्या करेगी, उन सबको क्या कर देगी, ओवरशैडोड कर देगी। ठीक है, मतलब कि उनका रोल खत्म हो जाएगा, इसका बन जाएगा, हम क्यों एक नई बॉडी क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस उनको दिया नहीं गया। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि सेंट्रल लेवल पे जो प्लानिंग होती है और स्टेट लेवल पे जो प्लानिंग होती है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला हुआ। लेकिन जब हमने 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट्स किए, जिसके बारे में आपने अपने सेमेस्टर 5 में पढ़ा है, तो वहाँ पे 243W के अंडर एंड 243ZD के अंडर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है, यहाँ पे इसका आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के लिए आर्टिकल कौन सा, 243ZD, जो आपकी लोकल लेवल के ऊपर प्लानिंग होती है, जिसको हम लोकल गवर्नेंस बोलते हैं, जो आपका कंप्लीट सेमेस्टर 5th था, उसको आपका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला हुआ। ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी 243ZD के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये चीज़ें देख ली, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं कि प्लानिंग का प्रोसेस क्या रहता है। प्लानिंग का प्रोसेस आप मेन देख लीजिए, पर्सपेक्टिव टारगेटिंग। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि लॉन्ग रेंज 10-15 साल का अगर आपको एक टारगेटिंग करना पड़ता है कि हम कहाँ देखते हैं, इंडिया की पर कैपिटा इनकम को कहाँ देखते हैं, GDP को कहाँ देखते हैं, जो हमारा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात आती है, हम उसको कहाँ पे देखते हैं, हमारा यूथ जो है, हमारा जो डिविडेंड है जिसको हम बोलते हैं, तो वो किस रेट से ग्रो करेगा, कितना उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो आती है उसके रिगार्डिंग एक पर्सपेक्टिव मतलब रखा जाता है, एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग को टारगेट कर लिया जाता है कि हम ये चीज़ चाहते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि फॉर्मुलेशन ऑफ द गाइडलाइंस। फिर गाइडलाइंस फॉर्मुलेट की जाती है कि पर्टिकुलर सेक्टर में ये चीज़ अचीव करने के लिए हमें कौन कौन से चीज़ें करनी पड़ेंगी, उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज होंगे। फिर अप्रोच पेपर बनाया जाता है। ठीक है, कि हम ये चीज़ें करेंगे पूरे प्रॉपर तरीके से। उसको पहले क्या होता है, NDC अप्रूव करते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, फिर उसको क्या कर दिया जाता है, पब्लिश किया जाता है ड्राफ्ट प्लान के तौर पे। ठीक है, फिर उसको पार्लियामेंट में से क्या करवा लिया जाता है, अप्रूव करवा लिया जाता है, उसको फाइनलाइजेशन ऑफ प्लान बोलते हैं। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन का फेज आता है, फिर आपका इवेल्युएशन का फेज आता है। ठीक है, प्लानिंग के बारे में। उसके अलावा एनुअल प्लान्स की बात हम कर चुके हैं, बजट वगैरह की बात। ठीक है, यहाँ पे नीति आयोग की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मशीनरी की बात आती है तो प्लानिंग कमीशन, जिसको अपने नीति आयोग बना दिया अभी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल आती है, स्टेट के प्लानिंग बोर्ड्स आते हैं, डिपार्टमेंट्स आते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आती है। ठीक है, इस सेमेस्टर में आप यहाँ पे बात नहीं करोगे, स्टेट की बात करोगे और फिर आप आपकी नीति आयोग की बात करोगे, नेशनल डेवलपमेंट। 3 बॉडीज के बारे में आपने यहाँ पे मेनली पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं जो आपकी प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। इंडिया की प्लानिंग कब से, कहाँ से, कैसे स्टार्ट हुई। सबसे पहले अगर हम इंडिया की प्लानिंग की बात करें तो M विश्वेश्वरैया 1934 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया। तो यहाँ से इंडियन इकोनॉमी में प्लानिंग की बात स्टार्ट हुई थी। ये M विश्वेश्वरैया कौन थे, दीवान थे जो मैसूर स्टेट होता था उस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश टाइम पे मैसूर एक स्टेट था। ठीक है, तो वहाँ के दीवान होते थे ये। उन्होंने एक बुक लिखा तो इंडिया में प्लानिंग का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। उन्होंने ये बोला था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में घुसे हुए हैं। एग्रीकल्चर इतना वर्थ है नहीं, बेनिफिट देती नहीं है, रिटर्न देती नहीं है। तो एग्रीकल्चर की लेबर फोर्स को वहाँ से निकाल के हमें इंडस्ट्री में डालना चाहिए। 10 साल का इन्होंने एक टारगेट रखा था। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारी इंडिया में प्लानिंग का ये था। फिर हम बात करते हैं नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में बनी थी, जब हमारे INC के प्रेसिडेंट कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो वहाँ पे भी प्लानिंग की बात हुई, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ सेकेंड, ठीक है, तो वहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट किया नहीं गया। फिर बात आती है बॉम्बे प्लान की। बॉम्बे प्लान 1944 में बना था। इंडिया के 8 लीडिंग बिजनेसमैन थे, जिनमें आप JRD टाटा की बात करो, बिरला की बात करो, वो थे उस टाइम पे। उन्होंने क्या किया, पुरुषोत्तम दास जो ठाकुर दास ये थे मेन इस प्लान के, जो जिन्होंने एडिट किया वो थे। ठीक है, फेवर करते थे स्टेट रोल। यहाँ पे एग्जाम में ये पूछा जाता था कि बॉम्बे प्लान देखो प्राइवेट जो लोग हैं इन्होंने बनाया,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये चाहते थे कि गवर्नमेंट अपने हाथ पीछे खींच ले, क्योंकि उस टाइम पे ऐसी कंडीशन नहीं थी। वो चाहते थे कि गवर्नमेंट भी पुश करे, गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करे, अपना रोल प्ले करे, तभी जाके क्या हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर्स को ऐसी कंडीशन मिल सकते हैं जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो स्टेट रोल को इन्होंने स्पेशली रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने इस प्लान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज तो नहीं किया था। बाद में जितनी प्लानिंग हुई बॉम्बे प्लान के अकॉर्डिंग ही बनती रही, ठीक है। पीपल प्लान 1945 में आया था। उसके पहले 1944 में एक और प्लान आया था जिसको श्रीमन नारायण अग्रवाल जी ने बनाया था, ठीक है, जिसका नाम है गांधीयन प्लान। ये मेनली आपका सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग में बिलीव नहीं करते थे, डिसेंट्रलाइजेशन में बिलीव करते थे, विलेज लेवल प्लानिंग बिलीव करते थे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की जगह छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में बिलीव करते थे जो गाँव में हो, जिनको हम कॉटेज इंडस्ट्रीज बोलते हैं, ठीक है। 1945 में बात करें, पीपल्स प्लान आया था जिसको ड्राफ्ट किया गया था एम.एन. रॉय की तरफ से। उन्होंने ये बोला था कि सबसे पहले हमें ऐसी इंडस्ट्री सेटअप करनी चाहिए जो लोगों की बेसिक नीड्स को फुलफिल करें। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन की बात करें, एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात करें, तो इनका मोटिव इस तरफ था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 5 ईयर प्लान इंडिया में स्टार्ट हुए 1951 से। 1950 में आपका प्लानिंग कमीशन बन चुका था। तो इंडिया का जो पहला 5 ईयर प्लान आया वो आपका 1951 में आया था। यहाँ पे हम 5 ईयर प्लान्स की बात देख लेते हैं। 5 ईयर प्लान्स आपके फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेके 12th 5 ईयर प्लान, इसका आपको ईयर पता होना चाहिए। 12 से लेके 17 तक हुआ था, अभी चेंज हो चुका है। अभी क्या है कि 3 ईयर एक्शन एजेंडा जो आपका 17 से लेके 20 तक चला था, उसके बाद अभी कुछ समझ नहीं आ रहा गवर्नमेंट का क्या चल रहा है। 7 ईयर का उन्होंने एक मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी रखी थी और 15 ईयर्स का उन्होंने एक विजन डॉक्यूमेंट रखा था। अभी यहाँ पे एक्शन एजेंडा में जितनी चीज़ें रखी हैं उनके ऊपर एक्शन हुआ कि नहीं हुआ अभी कुछ श्योर नहीं है, कोई डाटाज नहीं है अभी, ठीक है। 3 ईयर का एक्शन एजेंडा रखा था 17 से 20 तक, 7 ईयर का स्ट्रेटेजी रखा था, कोविड की वजह से काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। 15 ईयर का एक विजन डॉक्यूमेंट रखा हुआ था जिसको हम पर्सपेक्टिव प्लानिंग भी बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट 5 ईयर प्लान को हम क्या करते हैं, हेरोड डॉमर मॉडल भी बोलते हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, हेरोड डॉमर मॉडल, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में मेजर फोकस जो आपका एग्रीकल्चर के ऊपर था, इरिगेशन के ऊपर था, पावर सेक्टर के ऊपर था। इसी वजह से आपके काफ़ी सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की बात करें, भाखड़ा नंगल डैम की बात करें, तो ऐसी सारी चीज़ें वो हैं इस प्लान में इम्प्लीमेंट की गई थी। सेकंड प्लान की बात करें तो इस प्लान को महल नोबिस प्लान बोलते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर इनका मेन फोकस था, ठीक है। कैपिटल गुड्स मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं थर्ड प्लान 61 से 66 तक चला, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 2 प्लान में क्या हुआ कि हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को अलग अलग नहीं देख सकते, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री दोनों को मिला के बोला गया कि दोनों की इकट्ठी बैलेंस ग्रोथ होनी चाहिए। थर्ड उसके बाद क्या हुआ कि एनुअल प्लान्स आए 3, 66 से लेके 69 तक, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले तो 62 में चाइना वॉर की बात करते हैं और उसकी बाद पाकिस्तान की वॉर की बात करते हैं 1965 में। तो इंडिया जो प्लानिंग उस प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाया ड्यू टू रिसोर्सेज, ठीक है। उनके पास रिसोर्सेज की कमी थी, ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो है आपका डिफेंस सेक्टर में यूज हो रहा था, ठीक है। तो फोर्थ प्लान जो है आपका 1969 में 74 तक आया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको गाडगिल स्ट्रेटेजी के थ्रू भी हम याद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंटर और स्टेट्स के बीच किस हिसाब से हम रेवेन्यू को, जो पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सो दैट कि रीजनल ग्रोथ हो सके, तो वो गाडगिल फॉर्मूला के थ्रू हुई थी, इसलिए हम इसको गाडगिल स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात की गई थी ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, ठीक है। सेल्फ रिलायंट होना है, हमने आत्मनिर्भर बनना है, ठीक है। यहाँ पे पॉपुलिस्ट पॉलिसीज भी स्टार्ट हो चुकी थी, मतलब कि लोगों को खुश करने का तरीका, सब्सिडीज देना, फ्री में राशन बांटना, ये वो, ठीक है। फिफ्थ प्लान की बात करें 1974-79 में, तो यहाँ पे पॉवर्टी एलिवेशन मेन प्रोग्राम रखा गया था, लेकिन गरीबी हटाओ का नारा जो है आपका 6th प्लान में दिया गया था। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। 5th प्लान में पॉवर्टी एलिवेशन एक टारगेट था, लेकिन गरीबी हटाओ का नारा आपका 6th प्लान में दिया गया, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें 5th प्लान में आपका 1975 में एक 20 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिसमें मेन बातें रखी गई थी, गरीबी को दूर करना है, ठीक है। काफ़ी सारे पॉइंट्स थे, यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ 20 पॉइंट प्रोग्राम याद रख लेना, 1975 में आया था, ठीक है। यहीं पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ज़रूरत भी महसूस होने लगी थी कि इनको क्या करना चाहिए, इन्फ्लेशन टारगेटिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। वो इकोनॉमिकल लेक्चर में पढ़ेंगे इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है।
सिक्स्थ प्लान में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, ठीक है, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था, IRDP। सेवन्थ प्लान की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान दिया गया, तो यहाँ पे जवाहर रोजगार योजना इम्प्लीमेंट की गई आपका 1989 में, ठीक है। एट्थ प्लान की बात करें तो मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बताया, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस जो आपका LPG रिफॉर्म्स हुए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। नाइन्थ प्लान की बात करें तो यहाँ पे जो उन्होंने थीम दी थी, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। नाइन्थ 5 ईयर प्लान की थीम आपको पता होनी चाहिए, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। टेंथ की बात करें तो टेंथ में इन्होंने रीजनल अप्रोच की तरफ ध्यान दिया रेदर देन की सेक्टोरल अप्रोच। सेक्टोरल मीन्स एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इस तरह की चीज़ें को छोड़ के रीजन वाइज, मतलब कि हम नॉर्थ रीजन की बात करें, नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें, सेंट्रल रीजन की बात करें, तो रीजन वाइज अप्रोच जो है उसके ऊपर ध्यान दिया गया। 11th 5 ईयर प्लान की थीम भी आपको पता होनी चाहिए, फास्टर प्लस इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए लेकिन वो फास्टर पेस के साथ होनी चाहिए। 12th 5 ईयर प्लान का आपको पता होना चाहिए कि 12 से लेकर 17 तक लगा है, ठीक है। टोटल देयर आर 12 5 ईयर प्लान्स। तो ये था प्लानिंग के बारे में। अभी जो मेन बॉडीज़ हैं 3, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो से ज़्यादा शेयर कर देना। प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। अदरवाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।